साहब जल्दी आइए। आयशा बेटी सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सिर से खून बह रहा है। ड्राइवर भी घर पर मौजूद नहीं। नौकरानी ने घबराते हुए रहीमुद्दीन खान को फोन करके यह खबर दी थी और इस खबर ने रहीमुद्दीन खान के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। उसकी बेटी उसकी जान थी। जरा सी खरोंच पर वो तड़प उठता था। आज तो नौकरानी कह रही थी कि उसके सिर से खून बह रहा है। वो एकदम पागल हो गया और इस पागलपन में जोर से दहाड़ा था। ड्राइवर कहाँ मर गया? किस चीज की तनख्वाह देता हूं मैं उसे? आखिर तुम उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखो, तब तक मैं आता हूं। यह कहकर रहीमुद्दीन खान ने झट से कॉल काट दी और अपनी बेहद जरूरी बिजनेस डील को छोड़कर बेतहाशा घर की ओर दौड़ पड़ा। 5 मिनट की रश ड्राइविंग के बाद वह अपने बंगले के सामने मौजूद था। आयशा के सिर से खून अब तक रुक चुका था, मगर उसकी कमजोरी अब भी साफ झलक रही थी। रहीमुद्दीन ने उसे अपनी बाहों में भरा और बिना एक पल गवाए गाड़ी की ओर भागा। ड्राइवर ने जब अपने साहब की आंखों में उबलता हुआ गुस्सा देखा तो उसके हाथ पांव कांप उठे थे। रहीमुद्दीन खान जैसे ही गाड़ी में बैठा, ड्राइवर ने हड़बड़ाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 10 मिनट के बाद वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने तसल्ली दी, मगर रहीमुद्दीन खान का पारा 7वें आसमान पर था। घर पहुंचते ही उसने सब नौकरों को लाइन में बुला लिया। आयशा थोड़ी ठीक थी, मगर डॉक्टर ने उसे सख्त आराम का मशवरा दिया था, क्योंकि खून तो अच्छा खासा बह चुका था। आयशा सीढ़ियों से कैसे गिरी, रहीमुद्दीन ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए अपने बालों में हाथ फिराया। साहब, मैं तो आयशा के लिए केक बना रही थी। उन्होंने जिद की थी और तभी ड्राइंग रूम से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागी तो देखा बेटी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और उसके पास साइमा थी। साइमा ने कांपती आवाज में खुद को बचाते हुए कहा, जबकि खदीजा ने उसे ऐसे घूरा मानो निगल जाएगी। यह हरकत रहीमुद्दीन खान से छिपी न थी। खदीजा बेगम, साइमा को घूरने की जरूरत नहीं। जो सच है वह मुझे बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रहीमुद्दीन खान ने दांत पीसते हुए अपनी आवाज को सख्त होने से रोका, क्योंकि यह सब नौकर कई सालों से इस बंगले का हिस्सा थे और इसीलिए वो उन्हें तुरंत कुछ बुरा कह भी नहीं पाया। साहब जी, मैं सच कह रही हूं। मैंने बेटी जी का हाथ पकड़ा हुआ था, मगर वह जल्दी जल्दी उछलती हुई सीढ़ियां पार कर रही थी। मैंने बहुत मना किया, मगर अचानक उन्होंने जोर से जंप मारा और पैर फिसल गया और लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर मैं बूढ़ी औरत इतनी तेज कैसे उतर सकती थी? खदीजा बेगम ने बेचारगी से कहा और आंसू पोंछते हुए अपनी बात खत्म की। रहीमुद्दीन खान के माथे पर बल गहराते चले गए और उसकी आंखों में डर, गुस्से और लाचारी का समंदर उमड़ पड़ा। तुम में से कोई भी अपना कसूर मानने को तैयार नहीं। खैर, अब यह बताओ कि ड्राइवर कहाँ था जो तुम लोग उसे अस्पताल तक लेकर नहीं गए? रहीमुद्दीन खान नौकरों से इस तरह सवाल कर रहा था जैसे वो कोई कहानी सुना रहे हों, जबकि हकीकत में वह सब डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर रहीमुद्दीन खान को एक भी बात बुरी लगी तो वह उन्हें नौकरी से निकाल देगा, और इसीलिए सबके चेहरे पर बेगुनाही के बावजूद गहरी घबराहट छाई हुई थी। साहब जी, मुझे आयशा बेटी ने कहा था कि उन्हें चॉकलेट चाहिए। बस, मैं उनके लिए चॉकलेट्स लेने गया था। फारूक अहमद ने घबराकर अपने हक में सफाई दी, मगर रहीमुद्दीन खान तो गुस्से से फटने वाला था। तुम सब लोगों के पास एक से बढ़कर एक बहाने मौजूद हैं। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मुझसे सच्चाई छिपाई है तो अपने अंजाम के बारे में सोच लेना। मैंने अभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है। यह कहते हुए वह उठा और वहां से चला गया। सारे नौकर सन्न रह गए। जब तक रशीदा जिंदा थी, वह सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान था। हर किसी से प्यार से बात करता था। रशीदा कभी कभी नौकरों को डांट देती थी, लेकिन वो हमेशा ही नौकरों की साइड लेता था। मगर अब तो जैसे एक जख्मी शेर बन गया था। किसी पर भी टूट पड़ता, किसी को भी छोड़ता नहीं था। न जाने क्या चल रहा था उसके दिल में, मगर उसकी बीवी की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। अब वह दिन रात ऑफिस में डूबा रहता और घर आते ही सारा गुस्सा नौकरों पर निकालता। अब तो खुद के ऊपर भी उसका कोई काबू नहीं था। नौकरों को अच्छी खासी डांट पिलाने के बाद वह अब आयशा के कमरे में आया। आयशा बेटा, अब कैसी तबीयत है? ज्यादा चक्कर तो नहीं आ रहे? उसके बोलने का अंदाज अचानक ही बिल्कुल बदल गया था, जैसे अभी अभी किसी और इंसान की शक्ल ओढ़ ली हो। वो अपनी बेटी से पूछ रहा था, जो सिर पर पट्टी बांधे थकी थकी सी लेटी हुई थी।
अभी थोड़ी देर पहले ही वह नौकरों को फटकार कर आया था और अब बेटी के सामने कितना मीठा बन रहा था। साइमा ने दिल ही दिल में सोचा और फिर आयशा की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रही थी। शायद वो उसे अजीब से मुंह बनाते देख चुकी थी, तभी तो लगातार मुस्कुराए जा रही थी। साइमा, आपने मेरे लिए केक बनाया? उसने मासूमियत से पूछा तो साइमा एकदम से हड़बड़ा गई थी, क्योंकि केक तो वहीं अधूरा छोड़ दिया था जब आयशा गिरी थी और वह केक छोड़कर दौड़ती हुई ड्राइंग रूम की ओर चली गई थी। और अब उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। तभी रहीमुद्दीन खान ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। साइमा, क्या तुम्हारी आंखों के साथ साथ कान भी खराब हो गए हैं? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि आयशा क्या पूछ रही है? उसने साइमा की आंखों पर लगे मोटे चश्मे पर तंज किया था और उसके ख्यालों से बाहर खींच लाया। साइमा अभी तक उसी अधूरे केक में खोई हुई थी। सॉरी सर, मैं इसी केक के बारे में ही सोच रही थी। उसने जल्दी से अपनी सफाई पेश की थी, कहीं वह आदमी फिर से कोई क्लास न लगा दे। अभी अभी तो इतनी डांट सुनकर आई थी और अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। अगर तुमने केक बना ही लिया था तो ले आओ, मैं खुद टेस्ट करना चाहता हूं कि खाना कैसा बना रही हो। उसने जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कहा, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि ऐसी हालत में उसे खाना नहीं बन पाया होगा। शायद वह अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। सर, वो केक मैंने पूरा नहीं किया था। जब मैंने उसे बेक करना शुरू किया तभी आयशा बेटी सीढ़ियों से गिर गई थी और हम सब उनका खून रोकने में लग गए थे। फिर मैं और कुछ और नौकर आपके साथ अस्पताल भी गए थे। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उस केक को पूरा कर पाती। उसने कांपती आवाज में बात पूरी की और आंखें झुका लीं, जैसे अब और कुछ कहने की हिम्मत ना हो। ठीक है, तो फिर जाओ, उस केक को पूरा करो और लेकर आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। यह कहते हुए रहीमुद्दीन खान ने टांग पर टांग जमाई और साइमा को सिर से पांव तक घूरने लगा। उसकी निगाहें इतनी तेज थीं कि जैसे आर पार कर दें। साइमा बिना कुछ बोले घबराकर दौड़ते हुए किचन की ओर भागी और हड़बड़ाकर केक पूरा करने लगी। साथ ही साथ वो मन ही मन रहीमुद्दीन को खरी खोटी भी सुना रही थी। इतनी भी क्या अर्जेंसी कि केक की? मुझे तो अस्पताल जाना ही नहीं चाहिए था, मगर नहीं, बड़े खान साहब ने तो जैसे जानबूझकर मुझे साथ घसीटा। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा। अभी वो केक बनाकर हॉल में आई थी कि उसकी नज़र आयशा पर पड़ी। वो तो गहरी नींद में सो रही थी और रहीमुद्दीन खान ऑफिस के लिए किसी काम के सिलसिले में जा चुका था। और यह देखकर साइमा का खून गुस्से के मारे खौल उठा। बाहरी किस्मत, इतनी जान मारकर केक बनाया और इन दोनों बाप बेटी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खाए बगैर ही चले गए। वो तमतमाते चेहरे के साथ बड़बड़ाती हुई फिर से किचन की ओर चल दी। जल्दी के चक्कर में पूरा किचन उलट-पुलट हो चुका था। जगह जगह मैदा बिखरा पड़ा था। प्लेटें, बर्तन, बाउल्स सब अस्त-व्यस्त। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान गुजरा हो। उसने मुंह बनाते हुए किचन को देखा और उसकी आंखें भर आईं। रोते हुए उसने सारे बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। मैंने सोचा था आज जल्दी घर जाऊंगी, मगर नहीं, यहाँ तो काम ही ऐसा है कि इंसान की हड्डियां तक चूर हो जाए। वह खुद से बड़बड़ाती जा रही थी, घड़ी की सुइयों को भी घूर रही थी। रात के 10 बजे चुके थे और वह अब भी वहीं थी, अकेली, थकी हुई, टूटी। मगर काम अब भी बाकी था। रात को रहीमुद्दीन खान 11 बजे घर लौटा तो पूरा बंगला सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोना खाली, हर दीवार खामोश। वो बिना कोई आहट किए सीधा आयशा के कमरे की ओर बढ़ा। आयशा, पापा की जान कैसी हो बेटा? उसने बेहद नरम और मोहब्बत से अपनी बेटी को पुकारा, लेकिन आयशा कुछ भी नहीं बोली। सीने से लगाई गई फोटो को उसने और भी जोर से अपने सीने से लगा लिया था और बेड से उतरकर चली गई। एक गहरी सांस लेते हुए रहीमुद्दीन खान ने आयशा को देखा था, जो रोते हुए अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाए सोफे पर सिमटी बैठी थी। रहीमुद्दीन जानता था आज आयशा बहुत उदास हो गई, क्योंकि आज उसकी मां की सालगिरह थी और यह बात खुद ही रहीमुद्दीन खान ने उसे बताई थी कि 1 हफ्ते बाद आपकी मम्मा का बर्थडे है। और वो ये बात आयशा को कहकर पछताया था, क्योंकि पूरे 1 हफ्ते में आयशा ने उसका दिमाग खा रखा था और यही वजह थी कि उसने अपना सारा काम छोड़कर जल्दी घर लौटने का फैसला किया था। पापा, मम्मा हमें छोड़कर कहाँ चली गई? उसने मासूमियत से पूछा और अपनी नम आंखों से अपने पापा की ओर देखने लगी। रहीमुद्दीन खान की आंखों में भी आंसू आ गए। दिल जैसे किसी ने चीर लिया।
इधर आओ, मम्मा से मिलना है ना? उन्हें देखना चाहती हो ना? रहीमुद्दीन ने उसकी तरफ बढ़कर पूछा, और जब आयशा ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वह फूट फूट कर उसके गले लग गई। तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलवाता हूँ। रहीमुद्दीन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और खिड़की के पास ले गया। आयशा, बेटा, जब सब लोग मर जाते हैं ना, तो वहां ऊपर अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। उसने अपनी बेटी को समझाने के लिए आकाश की ओर इशारा किया। आयशा सिर्फ 6 साल की थी, मगर उसके सवाल इतने गहरे होते थे कि कभी-कभी रहीमुद्दीन का दिल कांप उठता था। उसकी नानी भी उसकी इस आदत से तंग रहती थी, मगर वह कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वह जानती थी रहीमुद्दीन खान उसकी कोई भी शिकायत सुनकर उसका गला पकड़ लेगा। पापा, अल्लाह ताला ने सिर्फ मम्मा को ही क्यों बुलाया? मुझे भी साथ बुला लेते ना? उसने मासूमियत से रोते हुए कहा और अपने पापा के सीने से लिपट गई। उस पल रहीमुद्दीन का दिल जैसे चीर सा गया था। उसकी सांसें भारी हो गईं और आंखों से बहते आंसू भी उसके दिल का दर्द कम नहीं कर पाए। रहीमुद्दीन खान के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से कुछ आंसू यूं ही बेमोल बहते हुए गालों पर लुढ़क आए, मगर उसने फौरन अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वह अपनी बेटी के सामने खुद को टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहता था। गलत बात है, आयशा ऐसे नहीं कहते। अगर आप मम्मा के साथ चले जाते तो फिर मैं तो अकेला रह जाता। फिर बताओ, मैं तुम दोनों के बिना कैसे जिंदा रहता? तो मम्मा भी तो वहां अकेली है ना पापा? उसने फिर से एक मासूम सा सवाल कर दिया। इस बार वो कुछ नहीं बोला। आयशा के माथे को चूमा, खिड़की बंद की और आयशा को वापस बिस्तर तक ले आया। रात के 11 बज रहे थे और वह अब तक जाग रही थी। ये कोई अच्छी आदत नहीं थी। बताओ ना पापा, मम्मा वहां अकेली हैं तो वो भी तो बोर होती होंगी ना? फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अकेले अकेले अपने पास क्यों बुला लिया? जो अच्छे लोग होते हैं ना, अल्लाह उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। उसने जैसे तैसे एक जवाब अपने मन में गढ़ा और बेटी को बताया। तो पापा, क्या मैं और आप अच्छे नहीं हैं, जो अल्लाह ने हमें अपने पास नहीं बुलाया? उसकी मासूम बात पर रहीमुद्दीन खान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हम भी अच्छे हैं जान, मगर अल्लाह ने हर किसी की जिंदगी के दिन तय कर दिए हैं। जिसकी जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं, वही अल्लाह के पास जाता है। रहीमुद्दीन ने उसे बड़ी नरमी से समझाया और ये बात सुनकर आयशा जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई। रहीमुद्दीन ने उसका ध्यान भटकता देखा तो नज़र चुराकर सामने दीवार पर लगी अपनी पत्नी रशीदा खान की तस्वीर को देखा। वो तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। कितना खुशनसीब समझता था वह खुद को पूरे परिवार से लड़कर उसे पाया था, अपनी दुनिया बनाई थी, और अब वही रशीदा उसे अकेला छोड़कर हमेशा की नींद सो चुकी थी। पापा, काफ़ी देर की चुप्पी के बाद आयशा ने नमस्सी आवाज़ में अपने पापा को पुकारा। हाँ पापा की जान, रहीमुद्दीन ने उसे मोहब्बत से जवाब दिया और उसके पास बैठते हुए उसका माथा चूमा। पापा, मुझे भी मम्मी चाहिए, वो 6 साल की बच्ची फूट फूट कर रोते हुए अपने पापा से फरमाइश कर रही थी। रहीमुद्दीन खान का दिल जैसे एक बार फिर चीर गया। उसने गहरी सांस ली और धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हारे लिए मम्मी कैसे ला सकता हूँ? सौतेली मम्मी, वो तुम पर जुल्म करेगी बेटा। रहीमुद्दीन खान ने सच्चाई का कड़वा घूंट अपनी बेटी को पिलाते हुए जैसे अपने ही जख्म फिर से कुरेद डाले। पापा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे भी मम्मी चाहिए। आयशा ने रोते हुए जिद पकड़ी। जब मैं अपने दोस्तों के साथ उनकी मम्मियों को देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। आपको पता है, हानिया की मम्मी रोज उसे स्कूल छोड़ने आती हैं और लेने भी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर जज्बात ठहर नहीं थी। अभी 6 दिन ही हुए थे आयशा का एडमिशन हुए और हानिया से उसकी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही डेस्क पर बैठती थीं और हर दिन जब हानिया की मम्मी उसे प्यार से सीने से लगाकर स्कूल छोड़ती तो आयशा की मासूम आंखों में अधूरापन भर जाता। बेटा, उनकी मम्मी तो जिंदा है ना, इसीलिए वो उन्हें रोज स्कूल लाने ले जाने आती हैं। तुम्हारी मम्मा तो ऊपर अल्लाह के पास हैं और तुम्हारे पापा तो काम करते हैं, लेकिन साइमा आप ही और खदीजा आंटी तो तुम्हारे साथ उठती हैं ना। रहीमुद्दीन खान ने जैसे तैसे उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे चिढ़ गई थी। उसने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और गुस्से में जाकर एक कोने में बैठ गई। रहीमुद्दीन उसे बहुत देर तक मनाता रहा, समझाता रहा, मगर वह तो जिद की पक्की निकली।
जब कोई तरीका काम ना आया तो थक हार कर रात के 1 बजे रहीमुद्दीन अपने कमरे में लौट आया। वहां यादों का तूफान उसका इंतजार कर रहा था। उस कमरे में उसने अपनी बीवी के साथ कितनी हसीन यादें सजोई थीं। वो हंसी, वो बातें, वो छोटी-छोटी तकरारें सब आज सन्नाटे में बदल चुकी थीं और अब वह बहुत अकेला रह गया था। आंखें बंद होते ही उसकी पलकों से कई अनमोल आंसू बह निकले। वो मजबूत मर्द भी आज बुरी तरह टूट गया था। सुबह वो देर से उठा, आयशा स्कूल जा चुकी थी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में वो काम में इस कदर डूबा कि वक्त का होश नहीं रहा। मगर तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चौंक कर नजर उठाई और ऊपर देखा, मगर चारों तरफ सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। फिर यह कैसा एहसास था जो उसे बेचैन कर गया। सर झटक कर वह फिर से अपने काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद उसे अचानक कॉफी की जबरदस्त तलब महसूस हुई, क्योंकि यह टाइम उसके कॉफी पीने का ही हुआ करता था। लेकिन उससे पहले ही एक कर्मचारी उसके सामने कॉफी लिए हाजिर हो गया। रहीमुद्दीन खान को हैरानी हुई। आखिर उसके ऑफिस के यह कर्मचारी इतने समझदार कब से हो गए कि उसके कहे बिना ही कॉफी ले आए। सलीम अहमद, मैंने तो तुम्हें कॉफी लाने को नहीं कहा था। फिर आज तुम कॉफी कैसे ले आए? रहीमुद्दीन खान ने उसे सिर से पैर तक शक की निगाह से घूरते हुए पूछा। साहब जी, वो नुसरत बीवी है ना, उन्होंने ही कहा था कि सर रोजाना 12 बजे कॉफी पीते हैं, बिना कहे ले जाना। सलीम की बात सुनकर रहीमुद्दीन चौंक गया। नुसरत उसने आज से पहले कभी यह नाम अपने ऑफिस में नहीं सुना था। शायद कोई नई नियुक्ति हुई थी उसकी। लेकिन सवाल यह था कि वह उसके बारे में इतना क्यों जानती थी। इतना तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी उसका ख्याल नहीं रखती थी। रहीमुद्दीन ने सलीम से नुसरत के बारे में पूछा और फिर चुपचाप कॉफी पीने लगा। कॉफी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। उसने सामने देखा तो एक लड़की हिजाब में हल्की सी मुस्कान लिए उसे देख रही थी। पहली बार में ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहले भी कहीं देखा हो, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। उसने उस लड़की को नजरअंदाज किया और फिर से काम में लग गया। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। आधे घंटे बाद एक बहुत अहम मीटिंग थी और अभी तक उसकी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुई थी। सर, मैं आ गई, कम इन नुसरत ने मुस्कुराते हुए हाथ में फाइल लिए दरवाजे पर दस्तक दी। यस श्योर मिस नुसरत, आप आ सकती हैं। रहीमुद्दीन ने व्यस्त लहजे में जवाब दिया और उसे अंदर बुला लिया। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो झिझकते हुए अंदर आई और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। रहीमुद्दीन खान ने चिढ़ते हुए उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले अपने काम में लग गया। सर, दरअसल मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए थी। नुसरत ने आखिरकार धीरे से अपनी बात रख दी। रहीमुद्दीन ने हैरानी से देखा। बीबी, तुम्हें यहाँ काम करते हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम छुट्टी मांग रही हो, उसने झिल्लाकर कहा। लेकिन नुसरत शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुराकर बोली, सर, मेरा नाम बीवी नहीं, नुसरत जफर है और मैं 2 साल तक आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आपके घर भी आती रही हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। नुसरत ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय करवाया था। तब जाकर रहीमुद्दीन खान को समझ आया कि यह चेहरा उसे जाना पहचाना क्यों लगा था। उसकी यादें धीरे धीरे सामने आने लगी थीं। पहले मुझे छुट्टी की वजह बताओ, फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। तुम्हें पता है ना कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ और उसके लिए तुम्हें दिन रात यहाँ काम करना पड़ेगा। और तुम हो कि मुझसे 24 घंटे की छुट्टी मांग रही हो। रहीमुद्दीन खान का लहजा गुस्से से भरा था, मगर नुसरत के साथ वो फिर भी कुछ नरमी से पेश आया, क्योंकि वह उसकी बेटी के साथ एक लंबा वक्त बिता चुकी थी। सर, वो मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, उसने उदास होकर रहीमुद्दीन को बताया। उसका चेहरा जैसे अंधेरे में डूब गया था। रहीमुद्दीन को यह जानकर अजीब सा लगा। उसे तो खुश होना चाहिए था, मगर उस पल वो लड़की कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी पल फूट कर रो पड़ेगी। मिस नुसरत, सब ठीक है ना, उसने नरम लहजे में पूछा। और यही तो वह पल था जिसका नुसरत कब से इंतजार कर रही थी। वो उसे शुरू से ही पसंद करती थी, मगर आज जब उसे रिश्ते वाले देखने आ रहे थे, तब भी वह अपने जज्बात बयां नहीं कर पा रही थी। सर, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो इस बात से अनजान है और मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है। उन्होंने मुझ पर जबरदस्ती की है, मगर मैं यह शादी नहीं करना चाहती। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क आईं। तो फिर आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और उस शख्स को बता दो कि आप उसे पसंद करती हैं।
क्या पता उसके दिल में भी आपके लिए कोई कोना हो। रहीमुद्दीन ने उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए एक दिन की छुट्टी मंजूर कर दी थी। सर, ना सिर्फ हमारी उम्रों में फ़र्क है, बल्कि हमारे बीच जात और समाज का भी बहुत बड़ा अंतर है। वो चाह कर भी मुझसे शादी नहीं कर सकता, मगर मैं भी उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ये मेरी जिद है, मगर घर वाले मुझे इस जिद के आगे झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। धीरे धीरे नुसरत का रोना तेज हो गया और कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे। रहीमुद्दीन ने फौरन उसे पानी का गिलास पकड़ा दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। क्या उस शख्स का ताल्लुक हमारे ऑफिस से है? रहीमुद्दीन ने सच्चाई जानने की कोशिश की, तो नुसरत ने धीमे से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो? रहीमुद्दीन खान ने पहली बार किसी को ऐसे खास फेवर देने का इरादा किया था, और यह उसके लिए नया था। नुसरत के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक आ गई। सर, अगर मैं उसका नाम लूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? उसने झिझकते हुए पूछा। मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तुम बस बताओ तो सही, कौन है वो? रहीमुद्दीन ने नज़रें फाइल पर गड़ाए हुए उसे हौसला दिया। नुसरत बताना तो नहीं चाहती थी, मगर दिल की मजबूरी ने जुबान को खोल दिया। पता नहीं आज उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वह उसका नाम जबान पर ले ही आई थी। सर, वो कोई और नहीं, बल्कि वो आप हैं। यह कहकर वह बिना जवाब का इंतजार किए तेजी से केबिन से बाहर निकल गई और रहीमुद्दीन खान के हाथों में थमी फाइल वहीं की वहीं रुक गई, जैसे वक्त थम गया हो। उसे कभी यह गुमान नहीं था कि वह लड़की उसका नाम लेकर चली जाएगी। काफी देर तक रहीमुद्दीन खान पर सन्नाटा रहा। वह बिल्कुल खामोश हो गया था। उस लड़की की हिम्मत पर हैरान था, जो अभी अभी उसके सामने ही उसका नाम ले चुकी थी, यानी बगैर किसी झिझक के उसे प्रपोज कर गई थी, और वह अब तक उसी लम्हे को जैसे थामे बस उसे निहारता रह गया था। अचानक आयशा की वह बात उसके दिमाग में गूंजी। पिछले एक हफ्ते से ही वह उससे बात नहीं कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मम्मी चाहिए थी। वह चाहता था कि आयशा को माँ शब्द से ही नफरत हो जाए, ताकि वह फिर कभी मम्मी लाने की जिद न करे। वो अपनी बेटी और अपने काम के साथ खुश था, मगर बेटी की लगातार जिद अब उसे बेचैन करने लगी थी। वो तुरंत समझ गया था कि अब और कोई तरीका नहीं बचा। उसने फौरन एक योजना बनाई और नुसरत को अपने केबिन में बुलाया। नुसरत शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठी थी, और तब रहीमुद्दीन ने अपनी बात रखी। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कब पसंद कर बैठी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अपने कदम वापस खींच लो। सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक लड़की जब लड़के से अपनी मोहब्बत का इज़हार करती है, तो इसके लिए उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, और वो हिम्मत मैंने दिखाई है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकती। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जहां मेरे माँ बाप शादी करना चाहते हैं, मैं उस लड़के से भी शादी नहीं करूंगी, भले इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रहीमुद्दीन खान चौंक उठा। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी शादी रुकवा सकता हूं, तो नुसरत की आंखों में चमक उभर आई। तुम्हारी शादी रुकवाने का एक ही तरीका है। 1 महीने के लिए तुम मुझसे निकाह कर लो, और मेरी बेटी के दिल में सौतेली माँ के लिए इतनी नफरत भर दो कि उसके मन से मम्मी का ख्याल हमेशा के लिए मिट जाए। क्योंकि मैं अपनी पहली बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, और अपनी बेटी को कभी सौतेली माँ नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी के दिल में सौतेली माँ के लिए गलत फहमी ज़रूर डालनी है, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। यह कहते हुए रहीमुद्दीन खान ने नुसरत के चेहरे के भाव को गौर से देखा, जो चेहरा कुछ पल पहले मायूसी में डूबा हुआ था, अब अचानक ही एक अजीब सी खुशी से दमकने लगा था। वो जानता था नुसरत उसे पसंद करती है, लेकिन वह यूं बेझिझक इज़हार कर देगी, इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। सोचकर जवाब देना, नुसरत तुम्हारे पास अब भी वक्त है। रहीमुद्दीन ने सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से कहा और उठकर जाने लगा, मगर तभी नुसरत खड़ी हो गई। सर, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। आपकी मर्जी हो तो आज ही आप मेरी माँ से बात कर सकते हैं, उसने मजबूती से कहा। मेरे अब्बा का तो 2 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। कोई भाई नहीं है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और घर मेरी ही कमाई से चलता है। अम्मा को कैंसर है और डॉक्टर कहते हैं उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। यह कहते हुए नुसरत की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। फिर
नुसरत ने अपनी माँ का नंबर भी बता दिया। रहीमुद्दीन खान, जो अपनी बीवी की मौत के बाद किसी से सीधा मुस्कुराकर बात भी नहीं करता था, आज पहली बार उसने अपने होठों पर एक सच्ची मुस्कान देखी थी। उसे वह लड़की खासी भांति लगी, मगर सच्ची करीब 2 घंटे के बाद वह उसके घर पर मौजूद था। मगर वह घर नहीं, एक छोटा सा कमरा था, जो एक साथ सोने का कमरा भी था और वहीं कोने में छोटा सा किचन भी। वो लोग बेहद गरीबी में जी रहे थे और वह लड़की इतनी छोटी उम्र में नौकरी करके पूरे घर का खर्च उठा रही थी। बड़ी बहन के हालात तो ठीक थे, लेकिन उसके ससुराल वाले ना तो उसकी माँ की मदद करने देते और ना ही बहन की, जिसकी वजह से नुसरत को 3-4 बसें बदल कर रोज नौकरी पर आना पड़ता था। नुसरत की माँ खुश थी। वह तो वैसे ही खुदा से दुआ करती थी कि उनके रहते ही उनकी दूसरी बेटी का भी घर बस जाए। उन्होंने फौरन ही रहीमुद्दीन खान के रिश्ते के लिए हाँ कह दी और फिर 2 घंटे के बाद ही उन दोनों का निकाह हो चुका था। वो नुसरत को विदा कराकर घर ले आया। वो किसी भी तरह अपनी बेटी के दिल में सौतेली माँ के लिए नफरत भरना चाहता था, लेकिन आयशा तो यह देखकर खुशी से झूम उठी थी कि अब उसकी भी माँ आ गई थी। अब वह भी अपनी माँ के साथ हर जगह जाएगी, जैसे बाकी बच्चों की मम्मी आती हैं। वह तो बस यही सुनना चाहती थी कि अब उसकी भी मम्मी है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। रहीमुद्दीन खान ने सख्ती से यह स्वीकार करते हुए अपने कमरे से जाने के लिए कह दिया। वह अपनी पत्नी रशीदा की जगह किसी और को नहीं दे सकता था। नुसरत मुंह लटकाए हुए आयशा के कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद रहीमुद्दीन ने सोचा कि अगर वह उसके कमरे में रही तो आयशा उसके बारे में बुरा कैसे सोचेगी। उसे तो अपने कमरे में ही ठहराना चाहिए। वो जल्दी से आयशा के कमरे में आया तो देखा वो दोनों दोस्तों जैसे बातें कर रही थीं। यह बात रहीमुद्दीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने सख्ती से नुसरत को देखा और कमरे में आने को कहा। नुसरत घबराते हुए आयशा का हाथ छोड़कर उसके साथ चल दी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी बेटी के कमरे में नहीं रहोगी, बल्कि मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी, वह सख्ती से कहता हुआ उसे घूर रहा था। ठीक है, जैसा आप चाहें, नुसरत ने धीमे से जवाब दिया। तुम मुझे सिर्फ सर बुलाया करना, मुझसे ज्यादा उम्मीदें भी मत रखना। जल्दी से कपड़े बदलकर सो जाओ और हमारे बीच तकिया रख लेना। यह कहकर वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। कपड़े बदलने के बाद वह चैन से सो गया था, जबकि नुसरत पूरी रात यही सोचती रही कि वो इस पत्थर आदमी के दिल में अपनी जगह कैसे बनाए। सुबह उठी तो रहीमुद्दीन खान ऑफिस जा चुका था और आयशा स्कूल नहीं गई थी। शायद उसके सिर में दर्द था। जल्दी से नाश्ता करने के बाद उसने आयशा के लिए ट्रे सजाई और उसके कमरे में पहुंची। देखा तो वह सिर दर्द से बिस्तर पर लेटी थी। उसने जल्दी से नौकरानी को डॉक्टर बुलाने को कहा और खुद उसके पास बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके बाल सहलाने लगी। आयशा बेटा, अब तबीयत कैसी है? सिर में दर्द ज्यादा है क्या? उसने बहुत प्यार से उस छोटी बच्ची से पूछा। मिस, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, मेरा सिर फट रहा है। वह रोते हुए उससे लिपट गई। सबसे पहली बात, मैं आपकी टीचर या कोई मिस नहीं हूं, मैं तो आपकी मम्मा हूं। और दूसरी बात, अभी मैं आपका सिर दबा देती हूं। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वह बस आने ही वाले हैं। जैसे ही दवाई देंगे आप एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा नाश्ता करना पड़ेगा। मेरी बात मानेंगी ना आप? नुसरत ने बेहद प्यार से उस मासूम सी बच्ची को देखते हुए कहा तो वह धीमी सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मम्मा, मैं आपकी बात मानूंगी। यह सुनकर नुसरत का दिल मुस्कुरा उठा। उसे मम्मा कहलवाने का जो इंतजार था आज पूरा हो गया था। नुसरत ने प्यार से उसका सिर सहलाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ धीरे धीरे उसे फल भी खिलाने लगी। ब्रेड आयशा ने बिल्कुल भी नहीं खाई थी और नुसरत जानती थी कि वह उसे जबरदस्ती कुछ नहीं खिला सकती, इसलिए उसने सिर्फ फल खिलाकर ही उसका नाश्ता पूरा करवा दिया। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब भी पहुंच गए थे। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि नज़ला जुकाम की वजह से उसके सिर में दर्द था। दवाई दी और कहा कि आराम करें, तो आयशा चैन से सो गई। अभी नुसरत आयशा के कमरे से निकलकर जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, तभी नौकरानी हाँफती हुई अंदर आई। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थीं और हाथ भी बुरी तरह कांप रहे थे। बीबी जी, एक औरत तो गेट पर बैठी है, हुलिया देखकर तो कोई भिखारन लगती है, लेकिन कह रही है कि जरूर कि रहीमुद्दीन खान से मिलकर ही जाएगी, उनके बिना नहीं जाएगी। मैं उसे क्या जवाब दूं?
नौकरानी ने नुसरत की रजामंदी जानने के लिए उस औरत की पूरी जानकारी दी तो नुसरत को अजीब लगा। आखिर कौन हो सकती है वह औरत? रहीमुद्दीन से मिलने की जिद पर अड्डी थी और क्यों मिलना चाहती थी? वो जिज्ञासा में गेट तक चली आई, लेकिन तब तक रहीमुद्दीन की गैर मौजूदगी का सुनते ही वो औरत वहां से जा चुकी थी। मगर नुसरत की पत्नी वाली भावना जाग चुकी थी। वह सोचने लगी, आखिर वह औरत कौन हो सकती है? काफी देर सोचने के बाद भी जब कुछ समझ न आया तो वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। वह सो रही थी जब उसे अपने पास किसी के लेटने की आहट आई। घबराकर उठी तो देखा रहीमुद्दीन उसे थोड़ा फासला बनाए हुए अपना सिर दबाते हुए लेट चुका था। एक अच्छी पत्नी की तरह वह तुरंत उठी। आप ठीक हैं? क्या आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नुसरत ने पूरी आज्ञाकारिता से पूछते हुए उम्मीद की कि वह गुस्से में न आ जाए। मैं अभी अभी आयशा से मिलकर आ रहा हूं। नुसरत, वो तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रही थी। तुम इस घर में कौन सी नीयत लेकर आई हो? वो सिर के नीचे हाथ टिकाए उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं? मैंने साफ कहा था कि तुम्हें उसकी नज़रों में सौतेली माँ के लिए नफरत भरनी है, न कि मोहब्बत। मैं अपनी बेटी के पास कोई भी औरत नहीं बैठा सकता जो कल को मेरी गैर हाजिरी में उस पर जुल्म करे। एक ही सांस में वह इतने भारी जुमले कह गया और नुसरत थके हुए उस इंसान को देख रही थी जो ऑफिस में घंटों काम करने के बाद अब भी तनाव से भरा हुआ था और फाइलें घर तक लाया था। वो बच्ची है, बीमार है। जब ठीक हो जाएगी तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही व्यवहार करूंगी, और वैसे भी मैं कोई पत्थर दिल औरत नहीं हूं जो एक मासूम पर जुल्म करूं। मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके कहे अनुसार करूंगी, वरना मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। 1 महीने बाद बेझिझक मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देना, लेकिन मुझे इस बच्ची पर जुल्म करने के लिए मजबूर मत करें। वह अपने गुस्से को शब्दों में उतारते चली गई और रहीमुद्दीन उस लड़की को देखता रह गया जिसकी आवाज़ उसके सामने कभी नहीं निकलती थी, और आज वह इतनी हिम्मत के साथ उसे इतना सब कुछ सुनाकर चली गई थी। मगर आज वह उसे कुछ भी नहीं कह पाया था क्योंकि वह बेहद थका हुआ था। नुसरत आयशा के कमरे में चली आई, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, आयशा तुरंत उससे लिपट गई। मम्मा, चलिए ना, पार्क चलते हैं। बेटा, ये रात का समय है। नुसरत ने घबराकर घड़ी की तरफ देखा। मम्मा, मेरा मन बहुत कर रहा है जाने का। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं, हम लॉन में टहल लेते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, हंसी मजाक भी। फिर पार्क और लॉन में फ़र्क ही क्या है? उसने आयशा को गोद में उठाया और बाहर ले आई। वो दोनों हंसती मुस्कुराती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। किचन से निकलते हुए रहीमुद्दीन के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने गुस्से से नुसरत की ओर देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी वे दोनों बातें ही कर रही थीं जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगोने लगीं। नुसरत ने तुरंत आयशा का हाथ थामा और उसे अंदर लाने ही वाली थी कि तभी आयशा वहीं रुक गई। नहीं मम्मा, मुझे नहाना है। आपको पता है ना, पापा मुझे बारिश में बिल्कुल भी भीगने नहीं देते, जबकि मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। पापा कहते हैं कि मेरी मम्मा को भी ऐसे ही भीगना बहुत पसंद था। लेकिन बेटा, यह बेमौसम की बारिश है। तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो बीमार पड़ जाओगी। कल तुम्हारा बहुत ज़रूरी टेस्ट है ना, और आज पूरे दिन तुम्हारे सिर में दर्द भी रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हें तेज़ बुखार हो सकता है, और मैं यह खतरा नहीं उठा सकती। तुम्हारे पापा बहुत नाराज़ हो जाएंगे। नुसरत ने थोड़ी सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और अंदर लाने ही वाली थी कि आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और जिद करने लगी। मजबूर होकर नुसरत भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा बारिश में भीगने लगी। मुश्किल से 2 मिनट हुए थे कि वह फौरन आयशा को रूम में ले आई थी। उसे गर्म कपड़े पहनाए कंबल में लपेटा और बेड पर लिटा दिया। फिर खुद भीगे बदन के साथ अपने कमरे में चली आई। उसी वक्त रहीमुद्दीन लैपटॉप पर झुका किसी जरूरी काम में व्यस्त था, जबकि नुसरत चुपचाप दबे पांव वॉशरूम में घुस गई। रहीमुद्दीन ने गहरी नज़र उसकी ओर डाली थी। उसका भीगा हुआ रूप देखकर वो कुछ पल के लिए ठहर सा गया था। उसकी नज़रें अपने आप ही उस ओर खींच रही थीं जिनसे वह लगातार बचने की कोशिश कर रहा था, पर वह लड़की उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। नहाने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई थी। वह एकदम से घबरा गई। रहीमुद्दीन भी अब ध्यान देने लगा। बीबी जी, जल्दी चलिए आयशा बेटी के कमरे में। वो बहुत ज्यादा कांप रही है, लेकिन अब तो कोई जवाब भी नहीं दे रही।
उनके होंठ भी नीले पड़ चुके हैं। मुझे डर लग रहा है, नौकरानी ने घबराकर कहा। नुसरत का हाथ पकड़कर खींचने लगी। इससे पहले वह कुछ कहती रहीमुद्दीन ने उन्हें एक तरफ किया और पागलों की तरह भागते हुए बेटी के कमरे में पहुंचा। नुसरत के तो मानो हाथ पांव सुन्न हो गए थे। जल्दी से रहीमुद्दीन ने आयशा को गोद में उठाया और नुसरत को साथ आने का कहा। फिर तेजी से गेट की ओर भागा। गाड़ी में बैठते ही वह स्पीड से ड्राइव करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। आधे घंटे के इंतजार के बाद डॉक्टर प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बाहर आए और बोले, घबराने की जरूरत नहीं, ये बेमौसम की बारिश थी और ज्यादा भीगने की वजह से सर्दी जुकाम हो गया है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भाप लेने से आराम मिलेगा। 2-4 दिन स्कूल से छुट्टी रखें और बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगाएं। ये दवाइयाँ हैं, समय पर दीजिए। बच्ची 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और चला गया, जबकि रहीमुद्दीन ने नुसरत पर गुस्से से भरी नजर डाली। आयशा को गोद में उठाया, जो अब थोड़ी ठीक लग रही थी और हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। वो तीनों वापस घर लौट आए थे। आयशा को सुलाकर जैसे ही रहीमुद्दीन अपने कमरे में आया, उसका गुस्सा काबू से बाहर था। आंखें लाल थीं, सांसें तेज हो रही थीं, जैसे सीने में कोई ज्वाला ढक रही हो। नुसरत जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने बिना कुछ कहे उसे दोनों बाजुओं से झपट लिया और जोर से दीवार पर टिका दिया। उसकी पकड़ में एक बेचैन बाप का डर था, एक टूटे हुए पति का दर्द था, इंसान का गुस्सा, सब कुछ मिला हुआ था। तुमने मेरी बातों को हल्के में लिया है ना? मैंने मना किया था ना बारिश में जाने को। फिर भी तुमने मेरी बच्ची की जान को खतरे में डाला। रहीमुद्दीन खान दांत पीसते हुए चीखा। नुसरत की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने कोशिश की थी, सच में मैंने उसे समझाया था, मगर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं भी मजबूर हो गई थी और बस 2 ही मिनट उसे बारिश में रखा था। उसकी आवाज में एक बनावट नहीं थी, सिर्फ मासूम सा डर और सच्चाई थी। उसकी आंखें नुसरत के चेहरे पर टिकी थीं, जहां सिर्फ भीगी हुई मासूमियत थी। वो पल भर को ठिठका, जैसे उसके सीने में जमी बर्फ पिघलने को तैयार हो, मगर फिर उसने खुद को झटका। माँ, तुम खुद को माँ समझने लगी हो शायद। 1 हफ्ते में ही इतना अधिकार तुम नहीं जानती माँ क्या होती है। मैंने अपनी बीवी को खोया है और अब सिर्फ आयशा ही मेरी जिंदगी है। मैं उसे एक पल की भी तकलीफ नहीं देख सकता। वो रुका नहीं, उसकी आंखों में फिर वही आग जल उठी। उसने नुसरत का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, चलो बाहर चलो मेरे साथ। कहाँ? नुसरत बुरी तरह कांपते हुए बोली, जहां तुम्हारी सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके लहजे में बर्फ सी ठंडक थी। वो उसे घसीटते हुए टेरेस तक ले आया, जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी और सर्द हवा पूरे जिस्म को चीर रही थी। उसने नुसरत को ठंडे फर्श पर छोड़ते हुए कहा, यहीं रहो, इसी तरह कांपती रहो, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि मेरी बच्ची ने क्या क्या झेला है। वो सर्दी से कांप रही थी। कपड़े बारिश में भीगकर उसके बदन से चिपक गए थे। होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें धीमी होती जा रही थीं। मगर बालकनी के उस पार खड़ा शख्स जरा भी नहीं पिघला। रहीमुद्दीन खान ने बालकनी का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कमरे में आकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसकी थकान इस कदर हावी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और ऊपर से नुसरत की मौजूदगी, सब कुछ उसके सिर पर बोझ बन चुका था। वो जितना नुसरत को आयशा से दूर रखना चाहता था, वह दोनों उतना ही जल्दी एक दूसरे के करीब आती जा रही थीं। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वह कब सो गया, उसे पता नहीं चल सका। आधी रात को उसकी आंख खुली थी। घड़ी की सुइयों पर नजर पड़ते ही वह एकदम से बेचैन हो गया था। एक अजीब सी घबराहट दिल में समा गई। वह तेजी से बालकनी की ओर भागा और जो मंजर देखा, जैसे उसकी रूह कांप उठी। नुसरत ठंड और बारिश का सामना करते हुए जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। सांसें जैसे जिंदगी से लड़ रही थीं। नुसरत वो उसके पास भागा, झुका और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आया। वो लड़की जो उसकी एक योजना का हिस्सा थी, जिसकी वजह से वह उसे अपनी जिंदगी में लाया था, आज उसी की लापरवाही उसकी जान पर बन आई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक टीस उठी थी। कोई है जिसे उसने अपने घर में लाया और अब वहीं उसके सामने मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी।
उसने कमरे की लाइट धीमी की, अलमारी से गर्म कपड़े निकाले। वो उसकी ओर बढ़ा ताकि कपड़े बदलवा सके, लेकिन उसके कदम रुक गए, हाथ कांपने लगे। बेड पर लेटी लड़की जिसकी हालत खराब होती जा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए रहीमुद्दीन खान ने खुद को हिम्मत दी थी और धीरे से उसके करीब हो गया। बहुत हिम्मत करके उसने उसके कपड़े बदलवाए थे, काले कपड़े, ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। खुद भी वह थोड़ा भीग गया था, मगर इस वक्त उसे फर्क नहीं पड़ा। नुसरत को बचाने की ललक उसके दिमाग पर हावी थी। अपनी भीगी शर्ट उतारते हुए उसके साथ ही बिस्तर पर लेट गया। वह थोड़ा सा नुसरत के करीब हुआ था, लेकिन नुसरत तो खुद ही उसकी बाहों में पनाह ढूंढ चुकी थी। उसके गर्म वजूद से लिपटते ही जैसे नुसरत को सुकून मिलने लगा था, जबकि रहीमुद्दीन सांस रोके बिना हरकत किए लेटा रहा। कोई गलत इरादा नहीं था, सिर्फ एक टूटती सांस को सहारा देने की कोशिश थी। लेकिन जब नुसरत का नरम नाजुक बदन उसके वजूद से टकराया, तो उसके बदन में एक स्पार्क हुआ था। पिछले 2 साल से वह रशीदा से दूर हो गया था, और इस 2 साल में वह किसी भी औरत के करीब नहीं गया था। और आज जब इतने लंबे समय के बाद नुसरत उसके करीब हुई, तो खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसके दिमाग में फिर से रशीदा का चेहरा घूम गया, वो मुस्कान, वो आंखें और उसका साथ। मैं बेवफा नहीं बन सकता, उसने आंखें बंद करते हुए खुद से कहा। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो उठा तो देखा नुसरत दूरी बनाते हुए तकिए से लिपटकर सो रही थी। एक ठंडी निगाह डालकर वह बिस्तर से उठा, खुद को तैयार किया और कमरे से बाहर निकल गया। जाते हुए दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और इसी आवाज़ से नुसरत की नींद टूटी। हड़बड़ा कर उठ बैठी। रात के वो तमाम पल उसकी आंखों के सामने तैर गए, और फिर अपने कपड़ों को देखा। उसका दिल धक से हो गया, यानी रात को उसके भीगे कपड़े खुद रहीमुद्दीन खान ने बदले थे। शर्म से उसके गाल दहक उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे इस रिश्ते के इस मुकाम पर खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि सिर्फ 1 महीने बाद वो शख्स उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देने वाला था। बुखार की वजह से उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर दिल की बेचैनी ने उसे बिस्तर पर टिकने नहीं दिया। आंखों में उलझन, माथे पर पसीना और कांपते हुए हाथ। वो दीवार का सहारा लेते हुए बालकनी तक आई। ठंडी हवा के झोंके ने उसके नाजुक बदन को और भी निढाल कर दिया, मगर उसकी नज़र गेट पर जाकर ठहर गई। वही औरत जिसके बारे में नौकरानी ने बताया था, अब भी गेट के पास बैठी हुई थी। अभी वह सोच ही रही थी कि रहीमुद्दीन की गाड़ी गेट के अंदर आकर रुकी। औरत लपक कर उसकी कार की खिड़की के पास पहुंची और फिर उसे धीरे धीरे कुछ कहने लगी। काफी देर तक वो औरत वहीं खड़ी रही। रहीमुद्दीन का चेहरा सख्त और गुस्से से तना हुआ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हुआ, वो औरत वहां से अचानक गायब हो गई। रहीमुद्दीन जैसे ही कमरे में कोई फाइल लेने आया, नुसरत का सब्र का बांध टूट गया था। वो आगे बढ़ी, आंखों में गुस्सा और दिल में हक जताने की बेचैनी थी। वो औरत कौन थी और इतने दिनों से आपका नाम क्यों ले रही है? बताइए मुझे। नुसरत ने पत्नी होने के एहसास के साथ सवाल दागा। उसे लगा था कि शायद अब तक वह रहीमुद्दीन के दिल में कुछ न कुछ जगह बना चुकी है, मगर अगले ही पल रहीमुद्दीन ने उसकी इस बेहयाई को तोड़ दिया। तुम्हें कोई हक नहीं कि मुझसे ऐसे सवाल करो। मुझसे सवाल जवाब करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी रशीदा को था, इसके अलावा किसी को नहीं। आइंदा मेरे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश मत करना। वो सख्ती से कहते हुए वहां से निकल गया। नुसरत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। काश काश मैंने अपनी माँ की बात मानकर उसी रिश्ते को कबूल कर लिया होता, तो शायद आज एक सुकून भरी जिंदगी जी रही होती। उसने खुद को कोसा। एक पल को यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान अपनी मरी हुई बीवी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके गुजर जाने के बाद भी दिल में किसी और के लिए जगह ना बना पाए। उसने रशीदा की कोई भी निशानी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर कुछ भी हाथ ना लगा। शायद रहीमुद्दीन ने उसकी हर चीज इस घर से मिटा दी थी, सिवाय उस एक तस्वीर के जो आयशा के कमरे में थी। रशीदा बेहद हसीन थी, हर तरह से काबिल-ए-मोहब्बत। नुसरत को पहली बार जैसे उसका वजूद रशीदा के सामने बहुत छोटा और बेइज्जती लगा। वह देर तक अपनी तकदीर पर रोती रही और फिर अपने बुखार की परवाह किए बगैर आयशा के कमरे की ओर चल पड़ी। देखा तो वह अब भी बिना हिले डुले सो रही थी। नौकरानी ने उसे दवा और नाश्ता दे दिया था।
आयशा की तबीयत जानकर उसका दिल कुछ हल्का हुआ, मगर अब उसके दिमाग पर एक ही सवाल था। वो औरत कौन थी और रहीमुद्दीन खान से उसका क्या रिश्ता था? अभी वह कमरे में आकर लेटी ही थी कि अचानक उसकी बहन की कॉल आने लगी। कॉल उठते ही जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। हर कोई उसकी माँ की तारीफ कर रहा था। कोई कह रहा था कई सालों से बीमारी में तड़प रही थी, अच्छा हुआ जो अब सुकून पा गई। कुछ औरतें कह रही थीं कि बेचारी की बेटी भी अब चैन की सांस लेगी, जो दिन रात उसकी सेवा में लगी हुई थी। नुसरत की आंखें भर आईं। वो इन औरतों की सोच पर अफसोस करके रह गईं। उसे लगा कि रहीमुद्दीन खान शायद आना पसंद ना करें, लेकिन जब जनाजा उठाने के लिए लोग आए तो उसकी आंखें रहीमुद्दीन को ही ढूंढ रही थीं और फिर वह दिखाई दिया। वो लोगों को हिदायतें दे रहा था और फिर कुछ देर के बाद वो उसे घर लेकर लौट रहा था। उसने एक बार भी नुसरत से नहीं कहा था कि चलो घर चलते हैं। वो बस बाहर गाड़ी में खड़ा रहा था जब तक नुसरत खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं आई। उसके इस रवैये ने नुसरत का दिल छू लिया। घर पहुंचते ही नुसरत का बुखार 101 से बढ़कर 103 तक पहुंच गया था। बिस्तर पर लेटते ही जैसे जिस्म टूटने लगा। कमजोरी और थकान ने उसे एकदम निढाल कर दिया। रहीमुद्दीन खान ने जब उसकी यह हालत देखी तो बिना एक पल गवाए फौरन डॉक्टर को कॉल लगा दिया। उसकी आंखों में पहली बार नरमी उतर आई थी और लहजे में चिंता। बुखार ज्यादा होने की वजह से उसे इंजेक्शन तो नहीं लगा सका, लेकिन डॉक्टर दवाइयां देकर जा चुका था। जबकि रहीमुद्दीन बेचैनी से उसके पास बैठा रहा। डॉक्टर के जाने के बाद वह बहुत देर तक इसी रिश्ते पर सोचता रहा। उसने यह शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि आयशा के दिल में सौतेली माँ के लिए नफरत भर सके, मगर वह इसमें बुरी तरह नाकाम रहा था। अब तो हाल यह था कि आयशा और नुसरत एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां बन चुकी थीं। रहीमुद्दीन के मन में ख्याल आया, अगर मैं इस रिश्ते को अपना लूं तो। मगर तभी उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया जो बार बार उससे मिलने आती थी। उसी दिन रहीमुद्दीन ने नुसरत को एक आखिरी मौका दिया तो मनाया कि दिल में अपने लिए नफरत पैदा करोगी। मैंने ड्राइवर को मना कर दिया है, वो आज स्कूल नहीं जाएगा। मैंने आयशा से कह दिया है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें लेने आएगी, लेकिन अगर तुम नहीं गई तो वह तुमसे नाराज हो जाएगी, तुमसे नफरत करने लगेगी और यही मुझे चाहिए। नुसरत कुछ नहीं बोली, बस भीगी आंखों से सिर हिला दिया। आयशा की छुट्टी 1 बजे थी, लेकिन नुसरत का दिल 1 बजे ही बेचैन हो उठा था। जब घड़ी ने 2 बजे आए और आयशा नहीं पहुंची तो उसका दिल और घबरा गया। उसने रहीमुद्दीन को फ़ोन किया, लेकिन नंबर बंद था। ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि वह तो एक मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। नुसरत को अब और सब्र नहीं रहा। वो ड्राइवर को लेकर भागी भागी स्कूल पहुंची। गेट पर आयशा अकेली खड़ी थी, आंखें आंसुओं से लाल और चेहरे पर डर। पास में स्कूल का चौकीदार भी था। जैसे ही उसने नुसरत को देखा, वो बिना कुछ कहे दौड़कर उससे लिपट गई। सॉरी मम्मा, वह बहुत डर गई थी। मुझे लगा आप नहीं आएंगी। नुसरत का दिल भी रो पड़ा था। माफ़ कर दो जान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो उसे सीने से लगाए रोती रही। इधर रहीमुद्दीन होटल में अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में इतना डूबा था कि आयशा की उसे बिल्कुल 100 याद नहीं रही। मीटिंग खत्म होते ही वह दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा था, जहां चौकीदार ने बताया कि उसकी माँ आई थी और उसे ले गई। यह सुनते ही उसका पारा गुस्से के मारे चढ़ गया था। घर पहुंचते ही उसने नुसरत का बाजू कसकर पकड़ लिया। मैंने मना किया था ना स्कूल नहीं जाना, फिर भी तुम गई। इस बार नुसरत भी चुप नहीं रही। अगर मैं इंतजार करती रहती तो आयशा का क्या होता? वो डर के मारे कांप रही थी। 1 घंटे लेट पहुंचे थे आप, और वह भी सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। मैंने उसे बहुत मुश्किल से सुलाया है। नुसरत की आंखों से छलकते आंसुओं और टूटे हुए लहजे ने कुछ पल को ही सही रहीमुद्दीन को चुप करा दिया था। वो सीधा आयशा के कमरे में गया, जहां वो गहरी नींद में थी, लेकिन नींद में भी डर के मारे सिसक रही थी। उसे देखकर रहीमुद्दीन का दिल कुछ पलकों पिघला जरूर था, लेकिन दिमाग में एक और शक घर कर चुका था। उसे लगता था कि नुसरत जानबूझकर उसकी बेटी के करीब जा रही है ताकि वह उसे अपनी जिंदगी से कभी निकाल ना सके। यही ख्याल उसके दिल में नफरत भर गया। वो धीरे से बड़बड़ाया, मैं तुम्हारे इरादों को पहचान चुका हूं नुसरत, और अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वो नुसरत के कमरे में आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही नुसरत अंदर आई, वो गरज पड़ा, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से निकल जाओ।
मुझे पता है, एक दिन तुम जब अपने कदम इस घर में जमा लोगी तो मेरी बेटी के साथ सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव करोगी, उसे दुख दोगी, उसके जज्बातों से खेलोगी, और यह मैं कभी होने नहीं दूंगा। जब तक 1 महीना पूरा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नुसरत ने दिल में उठते दर्द को दबाते हुए कहा था और चुपचाप बेड पर लेट गई, जबकि रहीमुद्दीन उसे गुस्से से घूर कर रह गया और अपनी साइड पर तकिया सही करके लेट गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब कुत्तों की भयानक आवाज से नुसरत की आंख खुली थी। उसका दिल धड़क उठा। वो फौरन भागकर आयशा के कमरे में गई। वो साइमा के साथ आराम से सो रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए वह अपने कमरे में आई और कंबल में दुबक कर लेट गई। शायद गली में कोई दूसरे एरिया का कुत्ता आ गया था जो आपस में लड़ रहे थे, भयानक भयानक आवाजें निकाल रहे थे। नुसरत का दिल घबराने लगा। अनजाने ही वह थोड़ा सा रहीमुद्दीन के करीब हुई थी और सच में उसका डर थोड़ा सा कम हो गया था। उसने सुकून से आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस अटक गई जब रहीमुद्दीन का भारी हाथ उसके सीने पर आकर गिरा था। दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा। रहीमुद्दीन के हाथ पर जब एक नरम सा स्पर्श महसूस हुआ तो उसके बदन में करंट दौड़ा था। उसने झट से अपनी आंखें खोल दीं। नुसरत हमेशा बीच में तकियों की बाउंड्री बनाकर सोती थी, लेकिन आज वो बाउंड्री नहीं थी और वो उसके बेहद करीब भी थी। नुसरत की इस हरकत पर रहीमुद्दीन को गुस्सा आया था। वो उसे दूर झटकना चाहता था, लेकिन अगले ही पल गुस्से में वह एक गलत फैसला ले गया। यह लड़की एक समझौते के तहत मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो इसे भी इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे उसके हाथ उसकी नरम धड़कनों पर फिसलने लगे थे और अगले ही पल रहीमुद्दीन ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। नुसरत की सांस तो सीने में अटक गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन होंठ सिल चुके थे, और जब रहीमुद्दीन ने उसकी डोरियों को खोलकर उसकी नरम धड़कनों को आज़ाद किया तो उसके कांपते होंठों से एक सिसकी निकली थी, जो रहीमुद्दीन ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बेटी के दिल में सौतेली माँ की नफ़रत के लिए बुलाया था, लेकिन तुम इसमें नाकाम रही, तो फिर अब मैं खुद को क्यों रोकूं? और इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? पति हूं तुम्हारा। भले 1 महीने के लिए मैं चाहता तो पहले दिन ही तुम्हारे साथ सुहागरात मना सकता था, क्योंकि हमारे बीच इस बारे में कोई डील नहीं हुई थी। रहीमुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा। नुसरत पहले तो कुछ समझ नहीं पाई। उसे एक तक देखने लगी, लेकिन जैसे ही बात उसकी समझ में आई, उसके गाल लाल हो गए। शर्म के एहसास से नहीं, बल्कि इंसल्ट के एहसास से। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि रहीमुद्दीन उसके साथ इस तरह की बात भी करेगा। वह तो समझ रही थी कि अब महीना पूरा होने को है और वह उसे बहुत जल्द अपनी जिंदगी से निकाल देगा। वो कुछ और कहती, इससे पहले ही रहीमुद्दीन उसके नरम होंठों पर झुक चुका था, और फिर होंठों से होता हुआ वो धीरे धीरे उसकी नरम धड़कनों पर आया था और उसकी नरम धड़कनों का जाम पीने लगा। ना चाहते हुए भी नुसरत ने खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। सुबह उसके चेहरे की रौनक ही कुछ और थी। रात के पल याद करते हुए उसका दिल धड़क रहा था। हालांकि दिल में एक उदासी भी फैली हुई थी कि काश यह पल उसकी जिंदगी में रहीमुद्दीन की मोहब्बत के होते, ना कि मजबूरी के। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल संवार रही थी जब रहीमुद्दीन के मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल सुनते ही रहीमुद्दीन एकदम घबरा गया था। फौरन चप्पल पहनकर बाहर जाने लगा कि नुसरत ने उसका हाथ थाम लिया। रहीमुद्दीन, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों हैं? रहीमुद्दीन बिना कुछ कहे उसे साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता नुसरत पूछती रही, बताइए ना, हुआ क्या है? मगर रहीमुद्दीन खामोश रहा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही बताया गया कि एक जनाजा गुजरात के लिए रवाना किया जा चुका है। नुसरत का दिल घबरा उठा। उसने फिक्र से रहीमुद्दीन खान की तरफ देखा और तब रहीमुद्दीन ने गर्दन झुकाते हुए धीमे अंदाज में कहना शुरू किया, मेरी बीवी रशीदा, हमने अल्लाह के नाम पर निकाह किया था, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। बहुत मुश्किलों के बाद मोहल्ले के बुजुर्गों की दखलंदाजी से हमारा निकाह हुआ था, मगर उसके पापा के दिल में बदले की आग थी। मैं रशीदा को लेकर इस शहर आ गया था ताकि उस पर कोई आंच न आए। हमने यहाँ सुकून की जिंदगी गुजारनी शुरू की, मगर जिस दिन मेरी बेटी की चौथी सालगिरह थी, उसी दिन मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था कि संभल कर रहना, कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
मैंने समझा शायद मेरी बेटी को खतरा है, इसीलिए उसे महफूज रखने में लग गया। मुझे पता नहीं था कि असल में वो मेरी बीवी रशीदा के लिए जाल बिछा रहे हैं। कबीर हुसैन रशीदा के पापा, जो अचानक हमारे घर आए और हमारी और अपनी बेटी को अपने साथ ले गए, और मैं चिल्लाता रह गया, लेकिन उन्हें मुझ पर रहम नहीं आया। और फिर मैं अपनी 3 महीने की बेटी को बचाने में लग गया। मैंने रशीदा को बहुत तलाश किया। फिर एक दिन एक औरत भिखारन के रूप में मेरे सामने आई। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे होंठों से या अल्लाह निकल गया। वो रशीदा थी। उसने बताया कि उसके पापा ने उसे कैद कर रखा था और एक वफादार नौकर की मदद से वह वहां से भागी है। लेकिन वो मेरे साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसके पापा अब भी उसे तलाश कर रहे थे। वह जानती थी अगर वह पकड़ी गई तो उसके साथ साथ मुझे और हमारी बेटी की जान को भी खतरा है। अपने शौहर, अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसने अपने पापा के सामने सिर झुका दिया। उन्होंने समझा था कि रशीदा ने खानदानी इज्जत को दागदार किया क्योंकि उसने बाहर निकाह किया। वह अपनी झोटी आन के बदले रशीदा को बर्बाद करना चाहते थे। उसे हमारी शादी के बारे में पता था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उसे सुकून था कि उसकी बच्ची को माँ का प्यार मिल रहा है। 8 दिन पहले वह मुझे मिली थी। बहुत रो रही थी। हम दोनों अनजान थे कि उसके पापा के आदमी हम दोनों पर नज़र रखे हुए हैं। और जब रशीदा को अपने वफादार नौकर से मालूम हुआ कि उसके पापा तीनों की जान लेने का प्लान बना रहे हैं, तो उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी और एक सुसाइड नोट पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने बाप को बताया था और मेरी बेटी की जिंदगी की सेफ्टी मांगी। पुलिस ने उसके पापा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने सब कुछ सहा, हर जुल्म बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए ताकि हम दोनों सलामत रहें। यह कहते हुए रहीमुद्दीन खान रो पड़ा था। वो आगे बोला, औरत जब माँ बनती है ना, तो अल्लाह उसे ऐसी हिम्मत देता है कि वह खुद को मिटाकर भी अपने बच्चों को बचा सकती है। रशीदा मेरे लिए सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, बल्कि इज्जत और दुआओं की हकदार थी। आज अगर मैं और मेरी बेटी जिंदा हैं, तो सिर्फ रशीदा की कुर्बानी की बदौलत। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। आज वो हम सबके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गई। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी थे और नुसरत तो पत्थर बनी खड़ी थी, जबान खामोश, दिल तड़पता हुआ। उसके सामने रहीमुद्दीन खान का वो चेहरा था जिसे आज तक वह समझ ना सकी। वो लोग घर वापस आ चुके थे। आयशा तो अपनी नई मम्मा से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन रहीमुद्दीन का दिल अब भी रशीदा के नाम का सजदा करता था। नुसरत अब जान चुकी थी कि उस दिल में रशीदा के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं, और शायद कभी होगी भी नहीं। दिन महीने बनते चले गए। रशीदा को मरे आज पूरे 4 महीने हो चुके थे। रहीमुद्दीन ने एक बार भी नुसरत को घर से निकलने के लिए नहीं कहा था। शायद उसे यकीन हो गया था कि नुसरत उसकी बच्ची के लिए एक परफेक्ट माँ है। लेकिन रहीमुद्दीन की बेरुखी नुसरत सह न पाई, और एक दिन नुसरत को तेज बुखार ने जकड़ लिया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, होंठ सूखे हुए थे और आंखें बंद थीं, जैसे कोई दर्द को चुपचाप झेल रही हो। मालकिन की ऐसी हालत देखकर नौकरानी घबरा गई और दौड़कर रहीमुद्दीन खान को बुलाने गई। साहब, बीबी जी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है। जनाब ने पहले तो कोई खास परवाह न की, मगर जैसे ही कमरे में पहुंचा और नुसरत की हालत देखी, उसके कदम थम से गए थे। वो जो हमेशा उसे एक मजबूरी समझता था, आज उसका यूं बेसुध पड़े रहना उसे बेचैन कर गया। नुसरत, उसने उसके माथे पर हाथ रखा जो आग की तरह तप रहा था। डॉक्टर को बुलाओ। अभी इसी वक्त उसका गला रूंध गया, पर आवाज में वही रोप था। लेकिन इस बार उस रोप के नीचे घबराहट भी छुपी हुई थी, बेचैनी जो उसने खुद से भी कभी महसूस नहीं की थी। डॉक्टर आया, दवाइयां दी गईं, मगर रात भर नुसरत होश में ना आई। रहीमुद्दीन उसके पास कुर्सी पर बैठा रहा। पहले तो घड़ी की तरफ देखता, फिर उसका चेहरा। उसके दिमाग में रशीदा की यादें भी ताज़ा हो गई थीं, लेकिन अब वो यादें ताज़ा नहीं, धुंधली लगने लगीं। नुसरत की निस्वार्थ सेवा, उसकी मासूम मुस्कान और उसका आयशा के लिए झुक जाना, सब कुछ रहीमुद्दीन के दिल को हिला गया था। तभी नुसरत ने करवट ली और हल्की सी सिसकारी भरी। रहीमुद्दीन का दिल कांप उठा। उसने झुककर उसका हाथ थामा। ठीक हो जाओ नुसरत, रशीदा को खो चुका हूं, अब तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं, मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है। यह वह लम्हा था जब रहीमुद्दीन खान को एहसास हुआ,
जिस औरत को वह एक मोहरा समझता था, वही अब उसके दिन रात में उतर चुकी है। वो उसके सुकून का हिस्सा बन चुकी है। वो अब रशीदा की जगह नहीं ले रही, मगर उसकी खाली जगह को भर रही है। अगली सुबह जब नुसरत की आंख खुली तो सामने रहीमुद्दीन खान को अपने हाथ थामे पाया। उसके पास बैठा उसके लिए दुआएं मांग रहा था। नुसरत की आंखों में आंसू आ गए। रात अपने सन्नाटे में डूबी हुई थी, मगर रहीमुद्दीन खान के दिल में जैसे तूफान था। वो नुसरत से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। नुसरत बुखार से बाहर आकर अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी और कमरे के कोने में खड़ी आईने के सामने अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसके कंधे से लहराते बाल उसकी गर्दन को छूते नीचे गिर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी रशीदा के बाल गिरते थे। लेकिन आज यह एहसास अलग था। यह रशीदा की याद नहीं थी, यह नुसरत की मौजूदगी थी जो रहीमुद्दीन के भीतर एक नई हलचल पैदा कर रही थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज होने लगी और वह खुद को रोक ना पाया। धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए वह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। नुसरत ने उसकी आहट को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं बोली। रहीमुद्दीन ने बहुत ही नरमी से उसके बालों को उसकी गर्दन से हटाया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। नुसरत जैसे एक पल को जम गई, उसकी आंखें भीगने लगीं, सांसें रुक सी गईं। दिल ने एक बार फिर तड़पकर उसे याद दिलाया, तो रहीमुद्दीन के लिए सिर्फ एक ज़रूरत थी और हमेशा ज़रूरत ही रहेगी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहकर गालों तक आ गए, जिन्हें रहीमुद्दीन ने आईने में देख लिया था। वो तुरंत नुसरत को अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके आंसू अपने होंठों से चुनने लगा। उसकी आवाज़ अब पहली बार सख्त नहीं, सच्चे एतराफ़ से भरी थी। मुझे तुम्हारे इन आंसुओं का मतलब समझ में आता है नुसरत। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, पर एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखो। अब यह दिल सिर्फ तुम्हारी चाहत मांगता है, सिर्फ तुम्हारी संगत चाहता है। अब तुम मेरे जिस्म की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरे जीने की वजह बन गई हो। नुसरत की सिसकियाँ अब खुलकर बाहर आने लगी थीं। होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज़ धीमी थी। अगर यह मोहब्बत है तो इसे पूरा करने की हिम्मत रखनी होगी रहीमुद्दीन। वह रोते हुए उसके चौड़े सीने से लग गई थी और रहीमुद्दीन ने उसके माथे को चूमते हुए वादा किया था, अब कभी रोने की वजह नहीं दूंगा। एक झटके से उसे गोद में लेते हुए वह बेड पर आया था और उस रात उसने पूरे मन से नुसरत का हक अदा किया था। उसके वजूद में डूबते हुए उसके मन में सिर्फ नुसरत थी। रशीदा की यादों को उसने दिल के कोने में कैद कर लिया था। वो उसे भूल नहीं सकता था, लेकिन जो इंसान इस दुनिया में नहीं था, उसकी खातिर वह जीते जागते इंसान पर जुल्म नहीं कर सकता था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।